नमस्कार दोस्तों। आज मैं डॉक्टर नीलाद फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस, जो दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉज है हील पेन का। पहले हम ये समझते हैं कि रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस आखिर होता क्या है। बर्सा एक बैग होता है जिसके अंदर फ्लूइड होता है, और बर्सा का काम होता है कि जहाँ भी टेंडन्स बोन से जाके अटैच होते हैं, जो उस पर एक्ट करते हैं, उसके बीच में वो बैग आ जाता है कि फ्रिक्शन ना हो और वो टेंडन पे इंजरी ना हो। तो रेट्रो का मतलब होता है पीछे। तो रेट्रोकैल्केनियल बर्सा जो है ये कैल्केनियल बोन, जो हील का बोन है मेन, और टेंडोएक्लिस टेंडन, इन दोनों के बीच में होता है बैग ऑफ फ्लूइड। जब इसमें किसी भी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसे बर्साइटिस कहते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाता है रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस। आखिर इसका कारण क्या होता है? इसका कारण जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है एक्सेसिव एक्टिविटी। जैसे आपको रनिंग की आदत नहीं है और कोई एग्ज़ाम आ गया है जिसमें आपको फिटनेस टेस्ट देना है, और अचानक आपने दौड़ना शुरू कर दिया 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तब ये हो जाता है। या जंपिंग करनी शुरू कर दी चूँकि आपने जिम ज्वाइन किया है, और वो डांस टीचर जो होते हैं उन्होंने जंप करवाना शुरू कर दिया। तो ये जो अनएकस्टम्ड एक्सेसिव एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें ये पेन आना शुरू हो जाता है। दूसरा कॉमन कॉज होता है फॉल्टी शूज़। फॉल्टी शूज़ का मतलब कि यदि जो फीमेल्स हाई हील सैंडल्स पहनती हैं उनमें ये बहुत कॉमन है, जो फ्लैट सैंडल या शूज़ पहनते हैं उनमें बहुत कॉमन है, और जो टाइट शूज़ होता है जिसमें पीछे पैडिंग नहीं होती और ये इस जगह पे जहाँ पे टेंडोएक्लिस टेंडन इंसर्टेड होता है वहाँ पे वो प्रेशर डालते हैं, तो ये बर्सा इन्फ्लेम्ड हो जाता है। तो फॉल्टी शूज़ एक इसका इम्पोर्टेंट कॉज है। दूसरा एक्सेसिव एक्टिविटीज़, जो जिसकी वजह से ये रनर्स में या बैले डांसर्स में ये बहुत ही कॉमन होता है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट कॉज होता है जब आपने कोई भी एक्सेसिव एक्टिविटी करने के पहले प्रॉपर स्ट्रेचिंग और वार्म अप नहीं किया हो। बिना वार्म अप के आपने दौड़ना शुरू कर दिया या जंपिंग शुरू कर दी तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। चौथा इम्पॉर्टेंट कॉज होता है अगर आपको गाउट की शिकायत है, यानी यूरिक एसिड हाई रहता है, या आप रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हो। डायबिटिक पेशेंट में भी एक कॉमन पाया जाता है, लेकिन टेंडोएक्लिस टेंडनाइटिस ज़्यादा कॉमन है डायबिटिक पेशेंट में, न कि रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस। रिस्क फैक्टर इसमें एक तो सबसे पहला एज होता है, 65 ईयर्स से ज़्यादा हो, प्रॉपर वार्म अप और स्ट्रेचिंग नहीं की गई हो, एक्सेसिव एक्टिविटीज़ की गई हो, फॉल्टी शूज़ हो, तब ये बहुत ही कॉमन होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स इसका होता है हील पेन। एड़ी के ठीक पीछे आपको दर्द होगा, और जब आप देखेंगे तो इसमें स्वेलिंग होगी। बाकी कंडीशंस में स्वेलिंग नहीं होती है। कई बार यहाँ रेडनेस भी आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि इन्फेक्शन हो गया। तो पेनफुल, स्वेलिंग, स्किन की रेडनेस, और कई बार जो पेन की वजह से इंसान लिम्प करने लगता है, लंगड़ा के चलना शुरू कर देता है। और इसकी डायग्नोसिस यूजुअली क्लिनिकल होती है। जब हम पीछे एग्जामिन करते हैं जहाँ पे पेन होता है तो काफ़ी रेडनेस होती है, स्वेलिंग होता है, कभी कभी लोकल टेम्परेचर हाई भी हो सकता है, जिसमें हमारे डायग्नोस्टिक कन्फ्यूजन होता है कि कहीं इन्फेक्शन ना हो, और लोकली जब हम छूते हैं तो काफ़ी पेन होता है। अल्ट्रासाउंड या एमआरआई हम तभी करवाते हैं जब हम कोई और कंडीशन सोच रहे हो जिसे हमें रूल आउट करना हो, जैसे कि कोई फ्रैक्चर ना हो तो फिर एक्सरे करवा के हम रूल आउट कर लेते हैं। टेंडोएक्लिस टेंडनाइटिस से अगर हम कंफ्यूज कर रहे हैं तब हम एमआरआई करवा लेते हैं। मेनली डायग्नोसिस क्लिनिकल। हाँ, ब्लड टेस्ट जो हम करवाते हैं रूल आउट करने के लिए कि कहीं यूरिक एसिड हाई ना हो, कहीं रोमेटॉइड आर्थराइटिस की शुरुआत ना हो, उसके लिए ब्लड टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। तो इसका ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव का मतलब कि सिर्फ दवाइयाँ, रेस्ट, लिम्ब एलिवेशन, आइस पैक यहाँ पे हम लगाते हैं, कंप्रेशन देते हैं, क्रेप बैंडेज वगैरह बांध के
बांध कर रखते हैं। जो भी एक्सेसिव एक्टिविटीज़ हो, चाहे रनिंग हो या जंपिंग हो, वो स्टॉप हम करवा देते हैं। शूज़ चेंज करवाते हैं। शूज़ हम बोलते हैं प्रॉपर शूज़ पहने जिसमें पीछे थोड़ा सा हील हो। अदरवाइज हील वेज आते हैं जो शूज़ के अंदर आ जाते हैं। तो आप कोई भी शूज़ के अंदर हील वेज डाल लें तो आपके हील ऑटोमेटिकली उसी शूज़ के अंदर ऊपर की तरफ हो जाता है और ये यहाँ पे प्रेशर ख़त्म हो जाता है। NSAIDs जो आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में पेन किलर्स कहते हैं, लेकिन वो एंटी इन्फ्लामेटरी ज़्यादा होता है। बहुत सारी मेडिसिन हम देते हैं। अगर यूरिक एसिड हाई हो तो उसका ट्रीटमेंट चलता है। रुमेटॉइड अर्थराइटिस निकला हो तो उसका ट्रीटमेंट हम ऐड ऑन करते हैं, लेकिन बेसिकली ट्रीटमेंट इसका कंजर्वेटिव होता है। कभी कभी जब हमें ये शक होता है कि इसमें कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, वो डायग्नोस्टिक कन्फ्यूजन होता है जब हम ब्लड वर्कअप करवाते हैं और उसमें काउंट्स आई हो, ESR आई हो, पैरों में रेडनेस स्वेलिंग हो, तो उसमें हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन करते हैं। वो फ्लूइड निकाल के उसको जांच करके लिए भेजते हैं कि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। इसमें सर्जरी का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बहुत ही रेयर ही इसमें सर्जरी की जाती है। सर्जरी में हम चूँकि इसमें टेंडन को उठाकर उसके पीछे हम बरसा को निकालते हैं और वापस उस टेंडन को वापस वहाँ स्टिच बैक करते हैं। ये तभी होता है जब 6 महीने साल भर तक हमने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे दिया और तो भी पेशेंट को फ़ायदा नहीं हो रहा है। यहाँ पर स्टेरॉइड इंजेक्शन यूजुअली अवॉइड करते हैं हम, क्योंकि इंजेक्शन लगाने पे ये डर होता है कि कहीं टेंडोअक्यूलेस टेंडन डिजेनरेट ना कर जाए या टूट ना जाए। तो बेसिकली ट्रीटमेंट इज ऑलवेज कंजर्वेटिव, रेस्ट, एलिवेशन, आइस पैक, कंप्रेशन एंड मेडिसिन। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।